विगत 10 सालों में यूपी में कम से कम 27 अधिकारियों को ऐसे मौत का सामना करना पड़ा। मेरे कस्टडी में मुबारक खान नाम का एक बंदी था, उसमें हम लोगों ने एक सिम पाया। सिम को हम लोगों ने जब स्कैन किया, उसमें ये लिखा था कि मेरी हत्या इस ढंग से की जानी चाहिए ताकि पूरे प्रदेश के जेलों में एक टेरर छा जाए। हमने ऐसे बंदियों को भी देखा है जो बहुत ही छू देने वाली कविताएं लिख रहे हैं, जो रक्षाबंधन के दिन फूट फूट के अपनी बहनों के लिए रोते हैं। अक्सर हम सो के जब भी उठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं या अपना फ़ोन चलाते हैं या किसी सोशल मीडिया के ऐप पे जाते हैं और किसी पोर्टल पे जाते हैं, न्यूज़ देखते हैं। हतप्रभ करने वाली खबरें रहती हैं, जैसे किसी ने अपने बहुत छोटे से बच्चे को किसी ने हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, या ऐसी खबर सुनते हैं कि कोई टेररिस्ट है जो 50 मुकदमे में वांछित था, आज अरेस्ट हुआ, या एनकाउंटर पुलिस के साथ हुआ है, जो 2 लोगों की डेथ हुई है। खबरें पढ़ कर के हम लोग उनको भूल से जाते हैं और शायद ही सोचते हैं कि ये लोग आखिर कहाँ पे जाते हैं अरेस्ट होके, और उनके साथ कौन लोग होते हैं जो कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण अंग है जेल, और उस जेल को हेड करते हैं हमारे आपकी तरह ही करेक्शनल ऑफिसर्स, प्रिजन ऑफिसर्स, जो बहुत ही स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। मैं पीएन पांडे, सीनियर एसपी सेंट्रल जेल नैनी प्रयागराज यूपी से हूँ, और मैं ऐसे ही लोगों से मेरा साबका पड़ता है, ऐसे ही लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ और उनको ट्रीट करता हूँ। जो भी हमारे आइडियोलॉजी और गोल्स हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मैंडेट है, उसको फुलफिल करता हूँ। मैं बेसिकली यूपी के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से आता हूँ, ईस्टर्न यूपी का ज़िला है, और मेरी पढ़ाई-लिखाई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। अपने गाँव में एक सपना जैसा था कि आप एक अफ़सर बनें और स्पेशली यूनिफ़ॉर्म सेवा में आप जाएँ, तो बहुत ही आकर्षक एक सपना था, और इसके लिए हमारे टीचर्स बहुत इंस्पायर करते थे कि आस-पास के लोग चयनित हुए हैं और ये क्वाइट पॉसिबल है कि मैं भी हो सकता हूँ। मेरे माँ-बाप ने एक बोरे में कुछ सामान, पतीली और स्टोव और पिन दे करके मुझे भेजा था। फिर एक छोटे से कमरे में रह के 10+2 क्लियर करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हॉस्टल में रहा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सफलता मिली, और इस सफलता पे ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर परिजन सब बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे, लेकिन इस सफलता के साथ एक बड़ी ज़िम्मेवारी मिली। ये ज़िम्मेवारी थी एक ऐसे लोगों को डील करना जो प्रथम दृष्टया समाज के बहुत अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं और वो एक कंसंट्रेटेड प्लेस पे रहते हैं, और जिसका नाम लेने में या जहाँ जाने में लोग एक भय जैसा वातावरण होता है, एक ऑसम फीलिंग रहती है। लेकिन जब मैंने इस ज़िम्मेवारी को सँभाला, मैं इसके पहले कभी जेल देखा नहीं था। जब वहाँ गया तो देखा ये तो एक सेपरेट वर्ल्ड है, दूसरी किस्म की दुनिया है, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, उनको अपनी किस्मत का फैसला होना है, उनको नहीं मालूम कि मैं दोषी करार दिया जाऊँगा या नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, मतलब इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजनर बोलते हैं। लेकिन ये इस दुनिया का शेड ऐसा नहीं कि बड़ी दुनिया से एकदम डिफरेंट है, वो उसका एक रेप्लिका होता है। जैसे बड़े ताजमहल के बगल में आप छोटा ताजमहल रखे हुए रहते हैं और सेल होता है, ठीक इस दुनिया में बाहरी दुनिया का शेड है। कोई साधु है, कोई संत है, कोई पोएट है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई इनोसेंट है, कोई बहुत भावुक आदमी है, कोई बहुत हार्डन्ड मेंटालिटी का है। तो ये पूरी दुनिया को टैकल करना, उनसे इंटरैक्ट करना, उनके प्रोफाइल को समझना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और वर्ल्ड वाइड करेक्शनल सर्विसेज को एक चैलेंजिंग टास्क के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है। ज्वाइन करते ही सबसे चैलेंजिंग और एस्टोनिशिंग फैक्ट ये था कि मैंने देखा कि एक बड़े नंबर्स में लोग हैं जिनको हमको मैनेज करना है, और हम लोग पुअरली अंडर स्टाफ्ड हैं। एक आदमी, एक बंदा देख रहा है 200-300 लोगों को, उसको वॉच एंड वार्ड करना है। और दूसरा एक चैलेंज था कि मोस्टली जो हमारे सबॉर्डिनेट्स थे कांस्टेबलरी के, वो लोकल साइड के रहते थे, तो उनका कन्नाइवेंस भी होता था। तो इस ऑड सिचुएशन में रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क। जेलों में डिफरेंट प्रोफाइल के प्रिजनर्स होते हैं, कुछ टेररिस्ट होते हैं, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं जो खुद पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, और वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग चाहते हैं कि जैसे बाहरी सोसाइटी में उनका से है, होल्ड है, उसी ढंग से जेल के अंदर भी वो काम करें, और इसको रोकना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपका जो वर्तमान सपोर्ट है, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका विल पावर क्या है, उस हिसाब से हम टैकल करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। टेररिस्ट जो हमारे लॉज थे, लखनऊ जेल में मैं तैनात था, उनकी कोशिश रहती थी कि अपनी आइडियोलॉजी को अल्ट्रा जो वो है थ्योरी है, उसको कैसे फैलाएँ और लोगों से रेडिकलाइज़ कैसे करें। तो ऐसी घटना हम लोग के सामने
आती है और हम उसको फिर सेपरेट करके और कैसे आइसोलेट करके उसको करना है, दूसरे रिलीजियस के लोगों को उनसे करना है और उनके अनलॉकिंग आवर्स को चेंज करके हम उसको टैकल करते हैं। मेरे कस्टडी में मुबारक खान नाम का एक बंदी था और वो पहले की एक जेल अधीक्षिका के साथ मिसबिहेव उसने किया था, तो एक चैलेंज के रूप में मेरे यहाँ इसको ट्रांसफ़र किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि उसको टाइट सिक्योरिटी में रखा जाए। डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स हमको एक इंटेलिजेंस मिला कि उसके पास शायद मोबाइल है। हम लोगों ने रात को प्लान करके 12 बजे एक टीम के साथ तो उसकी छानबीन की, मोबाइल नहीं बरामद हुआ, लेकिन जो टीवी उस देखता था, जो लगाई गई थी उसके लिए अंडर रूल, उसमें हम लोगों ने एक सिम पाया। सिम को हम लोगों ने जब स्कैन किया और कंप्यूटर लाके देखा तो उसमें एक थ्रेटनिंग और मेरे पूरे हत्या का प्लान का लेटर उसमें फ़ीड था स्कैन करके और देयर आफ्टर उसमें ये लिखा था कि मेरी हत्या इस ढंग से की जानी चाहिए ताकि पूरे प्रदेश की जेलों में एक टेरर छा जाए और मैं कभी भी लॉक्ड रहूँ, तो मुझे पूरे अल्टीमेट फैसिलिटी मिले, आउट ऑफ फ़ियर वहाँ के ऑफ़िसर्स ऐसा करें। देयर आफ्टर हम लोग ने इसको हायर अप ऑफ़िसर से टेकअप किया और उसको फिर हमारी जेल से दूसरी जेल को शिफ्ट किया गया। सिमिलरली मेरी एक तैनाती थी वेस्टर्न यूपी के बहुत ही कुख्यात जेल में और वहाँ 4-5 बड़े कुख्यात अपराधी थे जिनको मुझे शिफ्ट करना पड़ा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, सेंट्रल जेल्स में। उसमें से एक ने मेरी हत्या का प्लान किया कि ये जब तक इनका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ठीक नहीं रहेगा। फ़ॉर्च्यूनेटली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और पुलिस ने इसको अनवेल कर लिया और रात को 12:30 बजे मुझे बुलाया गया कि आपको ज़िंदगी का खतरा है, आपको अलर्ट रहना है और मेरी सिक्योरिटी मैनीफ़ोल्ड जो है उसको बढ़ा दी गई और इस तरह से हम लोग लगातार एक स्ट्रेस में, तनाव में, लाइफ़ थ्रेट में जेल ऑफ़िसर्स रहते हैं और इस तनाव में भी अपने टास्क को अच्छे से फुलफ़िल करना और बढ़िया से परफ़ॉर्म करना एक सुखद अनुभव देता है और एक रोमांच भी देता है। देखिए आम छवि जेल की ये है कि जेलर जो है बहुत ही सख्त है या आतताई किस्म का होता है। लेकिन एक थोड़ा मिथ है, पहले तो हम ये जानते हैं कि जेल में जेलर सर्वोपरि अधिकारी नहीं होता, वो मेन एग्ज़ीक्यूटिव अफ़सर होता है। फिर उसके कंट्रोल के लिए सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं या सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं। और जेलर का मुख्य काम चूँकि हमको रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना रहता है कि इस टाइम तुमको बंद होना है, यहाँ मूवमेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं करने देंगे। एक सॉर्ट ऑफ बहुत नेगेटिव टाइप काम होता है जो उनको अंकुश में रखने के लिए। तो एक उसकी इमेज बन जाती है कि हाँ, ये तो बहुत हमेशा टोकने वाला आदमी है, मना करने वाला आदमी है, हमको परेशान कर रहा है। चूँकि हमारा एक बंद होने का टाइम है, खुलने का टाइम है, खाने का एक फ़िक्स टाइम है, मूवमेंट का फ़िक्स एरिया है, तो एक नेगेटिव एक इमेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से हम ऑफ़िसर्स हमारा दूसरा एंगल है, हम उनको रिफ़ॉर्म के लिए काम करते हैं, उनको प्रोफ़ेशनल स्किल डेवलप करते हैं, हम उनको लीगल असिस्टेंस देते हैं जिनके पास वकील नहीं होते हैं और बहुत से बंदी ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प से सुसाइड से बचते हैं और वो पोस्ट रिलीज़ इसको एक्नॉलेज करते हैं, हमको पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं या वो सोशल मीडिया में इसको डालते हैं या लेटर लिख के एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे बंदी भी सारे एक जैसे नहीं होते कि सारे अपराधी हैं, बहुत कुख्यात हैं। हमने ऐसे बंदियों को भी देखा है जो बहुत ही छू देने वाली कविताएँ लिख रहे हैं, जो रक्षाबंधन के दिन फूट-फूट के अपनी बहनों के लिए रोते हैं, जो नहीं आ रहे हैं। या हम ऐसा भी देखते हैं कि पति-पत्नी 2 डिफरेंट जेल में बंद हैं, तो एक पति अर्न करके जबकि 20 सालों से उस अपनी पत्नी का मुँह नहीं देखा है, उसको पैसा भेजता होता है। तो ऐसे बहुत ही दिल को छू देने वाली घटनाएँ होती हैं। विगत 10 सालों में यूपी में कम से कम 27 अधिकारियों को ऐसे मौत का सामना करना पड़ा या मौत के लिए उनको अटैक किया गया। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब है, जैसे आर्मी में हैं तो आपको तैयार रहना पड़ता है, सिमिलरली हम इस सेवा में हैं तो हम तैयार रहते हैं मेंटली। जेल में डिफरेंट प्रोफाइल के प्रिजनर्स होते हैं, लेकिन हमको टैकल करने में सबसे ज़्यादा उनसे दिक्कत होती है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं और अपना इल्लीगल डिमांड हमारे सामने पुट अप करते हैं और प्रेशराइज़ करना चाहते हैं एनी हाउ। लेकिन वो हमारी विल पावर होती है कि हम कितना उनके सामने झुकते हैं, नहीं मानते हैं और यहीं पे आपको रिस्क आपका आना शुरू होता है। वो डिफरेंटली आपको पॉलिटिकली, ब्यूरोक्रेटिकली या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। बट वो हमारी विल पावर कितना हम रेजिस्ट कर सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि वो निर्दोष आदमी जो सरकार से अपनी कोई माँग रखता है, लेकिन समस्या हमारे ऊपर रखता है। जैसे हंगर स्ट्राइक पे वो जाता है और वो कहता है प्रीमेच्योर रिलीज़ के लिए हमको करना चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना है, आगरा सेंट्रल जेल और बरेली सेंट्रल जेल में साइमल्टेनियसली हंगर स्ट्राइक, मास हंगर स्ट्राइक हुई थी और उस दौरान ये था, उनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट उनको प्रीमेच्योरली रिलीज़ नहीं कर रही है, वो पॉलिसी बहुत दिनों से हेल्ड अप है। इसको टैकल करना, आप वायलेंट भी नहीं हो सकते थे और वायलेंस मतलब फ़ोर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो उनको कन्विंस करना था। ये कन्विंस करने में सेंट्रल जेल आगरा में लगभग 1 महीने का समय लगा और मैंने सेंट्रल जेल बरेली में अपने, चूँकि मेरा
एक अच्छा रिकॉग्निशन था उनके बीच में और अच्छी पहचान थी, अच्छा इंटरेक्शन था। मैंने 3 दिन में ये मास हंगर स्ट्राइक को ब्रेक किया था बरेली सेंट्रल जेल में। पूरे जेल सेवा में काम करते हुए मुझे एक अलग पहचान मिली। ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट जो पार्टिसिपेशन मैंने किया, अपने यूपी को रिप्रेजेंट किया, उसमें गोल्ड, सिल्वर और तमाम एप्रिसिएशन मैंने प्राप्त किया। बेस्ट मेरी मेरिटोरियस सर्विस के लिए मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड राज्यपाल के हाथों मिला और भी ऑल इंडिया लेवल प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये जो पहचान आपको मिलती है, ये सब मिलता है, जो कीमत आप चुकाते हैं अपनी नींद की, अपने स्वास्थ्य की या अपने डिप्रेशन की, अवसाद की, उसके बदले में जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो आप उसको काउंटर करने में सक्षम होते हैं। एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विसेज़ में हैं और ज़िंदगी के किसी भी कोने में आप एस्पायर कर रहे हैं किसी हायर पोजीशन के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप जाएँगे, बहुत कम्फर्ट ज़ोन रहेगा, बहुत आप इकोनॉमिकली रिच हो जाएँगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप अगर पहचान चाहते हैं, आज समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको एक चैलेंज मिलेगा, आपको उससे टैकल करना पड़ेगा, आपको परेशानियाँ भी आएँगी, लेकिन दीज़ ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड वी विल हैव टू टैकल दोज़ थिंग्स एंड वी विल हैव टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाना, जोस्टॉक भी एक बहुत ही ऑनर्ड प्लेटफ़ॉर्म है और मेरी बेटियाँ इसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरी वाइफ़ इसको फ़ॉलो करती हैं और मैं बहुत प्रिविलेज्ड फ़ील कर रहा हूँ कि आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे कुछ कहने का अवसर आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।